नमस्ते स्टूडेंट्स। देखो लास्ट वीडियो में अपन ने पढ़ा था नर युग्मक का निर्माण कि पुष्प जो होते हैं उन पुष्पों के अंदर पुष्पों में नर युग्मकों का निर्माण कैसे होता है, नर युग्मकों का निर्माण कहाँ होता है, इसके बारे में पढ़ा था। तो एक बार मैं इसको पुनः रिवाइज कर देता हूँ ताकि आपको कोई भी कंफ्यूज हो तो वो दूर हो जाए। देखो अपन ने ये पढ़ा था कि सबसे पहले अपन ने यहाँ से शुरू करें कि अपन ने पढ़ा था कि बीजाणु मात्र जो कोशिका होती है वो अर्धसूत्री विभाजन द्वारा 4 कोशिकाओं का निर्माण करती है। उससे पहले अपन ने ये भी पढ़ा था कि एक तो अपन ने पढ़ी थी कि द्वितीय कोशिका, एक तो पढ़ी थी द्वितीय कोशिका और एक पढ़ी थी बीजाणुजन कोशिका या फिर आपको जनन कोशिका भी बोल सकते हो। जनन कोशिका और एक अपनी थी चलो काय कोशिका से शुरू कर देते हैं। काय कोशिका, ये 2 कोशिकाओं के बारे में पढ़ा था कि एक काय कोशिका होती है और एक क्या होती है, जनन कोशिका होती है। फिर अपन ने ये भी पढ़ा था कि ये देखो पुष्प है और ये पुष्प की वर्तिकाग्र है। ये पुष्प की क्या है, ये पुष्प की है वर्तिकाग्र, इस प्रकार से बनी हुई है। ये पुष्प की वर्तिकाग्र है। जो परागकण है, जो परागकण है वो परागण की क्रिया के द्वारा वो परागकण मान लो यहाँ गिर गए, परागकण यहाँ गिर गए तो उसे क्या बोलोगे आप, परागण बोलोगे। क्या कहेंगे अपन, परागण कहेंगे। समझ रहे हो मेरी बात। अब परागकण यहाँ गिरा तो इस परागकण के अंदर क्या थी, इस परागकण के अंदर एक तो थी काय कोशिका और एक थी अपनी जनन कोशिका। इस परागकण के अंदर एक काय कोशिका थी और एक थी जनन कोशिका, ये 2 कोशिका थी। जैसे ही परागकण वर्तिकाग्र पे गिरेगा तो परागकण का यहाँ पर क्या होगा, अंकुरण होगा। परागकण का अंकुरण होगा। अंकुरण होगा तो परागकण से निकलेगी पराग नली। क्या निकलेगी, पराग नलिका निकलेगी। अब देखो 2 कोशिका थी, कायिक और जनन। ये जो कायिक जो कोशिका है, इस कायिक कोशिका से निकलेगी क्या, पराग नलिका। इस कायिक कोशिका से निकलेगी पराग नलिका। अब यहां से पराग नलिका निकल रही है, वो पराग नलिका इस वर्तिका वाले भाग से आगे की ओर बढ़ रही है, इस प्रकार से, ऐसे इस प्रकार से बढ़ रही है ऐसे। जैसे ये पराग नलिका बनेगी तो ये जो जनन कोशिका, अपन ने पढ़ा कि जो जनन कोशिका है वो कैसी हो जाती है, चपटी हो जाती है। इस प्रकार से चपटी हो जाएगी और चपटी होकर के वो कहाँ आ जाएगी, इस पराग नलिका के अंदर आ जाएगी। जैसे ही वो पराग नलिका के अंदर आएगी तो इस जनन कोशिका से नर युग्मक का निर्माण होगा। 2 नर युग्मकों का क्या हो जाएगा, निर्माण हो जाएगा। ये क्या बन गए, नर युग्मक। नर युग्मकों का क्या हो जाएगा, निर्माण हो जाएगा। नर युग्मकों का निर्माण हो जाएगा। अब ये जो नर युग्मक है, ये नर युग्मक जैसे पराग नली आगे बढ़ती करेगी, ये इसका अंडाशय है और अंडाशय के अंदर अपन ने पढ़ा था कि इस प्रकार से क्या लगे होते हैं, बीजाणु लगे होते हैं। इस प्रकार से अंडाशय के अंदर क्या लगे होंगे, अपने बीजाणु लगे होंगे। जैसे ही ये पराग नली आगे बढ़ती करती करती अंत में जाके बीजाणु वाले भाग में प्रवेश कर जाती है तो ये नर युग्मक भी इसके अंदर प्रवेश कर जाएंगे। यहाँ पर इनको मिलेंगे, यहाँ पे होते हैं मादा युग्मक और मादा युग्मक से इनका हो जाएगा मिलन। मादा युग्मक से मिलन होगा तो इससे बीज बन जाएगा और ये बाहर वाला पार्ट है इससे फल बन जाएगा। तो ये नर युग्मक बनना, अपने को ये पढ़ना था कि नर युग्मक का निर्माण कैसे होता है। समझ रहे मेरी बात। अब देखो आप इसको लिखोगे कैसे, आप लिखोगे कि जो पराग जो कण होते हैं, पराग कण, पराग कणों के अंदर क्या पाए जाते हैं, 2 प्रकार की कोशिकाएं पाई जाती है। एक का नाम है काय कोशिका, एक होती है जनन कोशिका। समझ रहे हो मेरी बात। अपन क्या बोलेंगे कि जो पराग जो कण होते हैं, पराग कणों के अंदर 2 प्रकार की कोशिकाएं प्रेजेंट है, एक काय कोशिका, एक जनन कोशिका। जैसे ही पराग कण वर्तिकाग्र पे गिरता है तो परागण की क्रिया होती है और परागण की क्रिया के बाद पराग कणों का यहाँ पर होता है अंकुरण।
और परागकण के अंकुरण से कायिक कोशिका से नीचे की ओर निकलती है पराग नलिका, और ये पराग नलिका वर्तिका से होते हुए आगे की ओर क्या करती है, वृद्धि करती है। जैसे ही पराग नलिका वर्तिका में प्रवेश कर जाती है तो जनन जो कोशिका है वो क्या हो जाती है, चपटी हो जाती है, और चपटी होकर के पराग नली के अंदर प्रवेश कर जाएगी। और जो जनन जो कोशिका है वो पराग नलिका के अंदर जाने के बाद वो क्या बनाती है, नर युग्मकों का निर्माण करती है। तो पराग नली में दो क्या बन जाएंगे, नर युग्मक बन जाएंगे, और ये नर युग्मक अंत में जाके बीजांड में मादा युग्मक से मिल जाएंगे, और बीजांड से तो बीज बन जाएगा, अंडाशय से फल बन जाएगा। समझ रहे हो मेरी बात? तो ये हो गया नर युग्मकों का निर्माण। तो समझ गए होंगे आपकी नर युग्मकों का निर्माण कैसे होता है। क्या बोलोगे कि जो परागकण है उनमें दो कोशिकाएं होती है, काय कोशिका, जनन कोशिका, काय कोशिका और जनन कोशिका। जैसे ही परागकण वर्तिकाग्र पे गिरेगा, परागण की क्रिया संपन्न हो गई। अब परागकण वर्तिकाग्र के ऊपर क्या होता है, अंकुरित होगा। अंकुरित होगा तो काय कोशिका से पराग नली निकलेगी जो नीचे की ओर वृद्धि करेगी, जनन कोशिका चपटी हो जाएगी और दो नर युग्मक का निर्माण कर देगी। इस प्रकार नर युग्मकों का क्या होता है, निर्माण होता है। समझ रहे हो मेरी बात? देखो जैसे ही नर युग्मक का निर्माण कंप्लीट हो गया तो अपना नर जनन वाला पार्ट क्या हो गया, कंप्लीट हो गया। तो देखो पुष्प में अपने क्या क्या पढ़ लिया था, बाह्य दलपुंज, दलपुंज और पुंमग के बारे में पढ़ लिया। अब जो लास्ट पार्ट बचा पुष्प का उसे बोलते हैं आप जायांग बोल सकते हो, स्त्री केसर बोल सकते हो। समझ रहे हो मेरी बात? या फिर आप उसे अंडक बोल सकते हो, या फिर आप इसे गुरु बीजाणु परण भी बोल सकते हो। समझ रहे हो मेरी बात? आज अपन पढ़ेंगे मादा युग्मकोद्भिद का निर्माण। मादा युग्मकोद्भिद का निर्माण व परिवर्धन, इसके बारे में पढ़ेंगे। समझ रहे हो मेरी बात? अगर मादा युग्मकोद्भिद मादा वाले पार्ट की बात करें तो देखो अपन ने पुष्प में पढ़ा था कि पुष्प में सबसे बाहर की ओर बाह्य दलपुंज था, बाह्य दलपुंज के बाद दलपुंज थे, दलपुंज के बाद थे पुंमग, और पुंमग के अंदर वाला पार्ट क्या था, जायांग था। तो अपने को मादा युग्मकोद्भिद का निर्माण और परिवर्धन पूरा का पूरा पढ़ना है कि मादा वाला पार्ट कहाँ होता है, कहाँ उसका अंडाशय होता है, कहाँ बीजांड होता है, कहाँ उसका अपरा वाला पार्ट होता है, कैसे बीज बनता है, कैसे मादा युग्मक बनते हैं। मतलब स्टेप टू स्टेप पूरा का पूरा पढ़ेंगे। देखो फर्स्ट टॉपिक अपन क्या पढ़ेंगे, जायांग के बारे में पढ़ेंगे। जायांग का एक पार्ट क्या कहलाता है, स्त्री केसर। फिर आप इसे स्त्री केसर भी बोल सकते हो, आप इसे अंडक भी बोल सकते हो। समझ रहे हो मेरी बात? आप इसे अंडक भी बोल सकते हो, जायांग भी बोल सकते हो, स्त्री केसर भी बोल सकते हो, या फिर गुरु बीजाणु परण भी बोल सकते हो। गुरु बीजाणु परण ये भी बोल सकते हो। समझ रहे हो मेरी बात? कि जायांग को ही आप स्त्री केसर बोल सकते हो क्योंकि इसी का एक पार्ट होता है, इसी को आप अंडक बोल सकते हो, इसी को आप गुरु बीजाणु परण बोल सकते हो। अब देखो बात ये है कि जो जायांग वाला पार्ट होता है, देखो पुष्प अगर आपने देखा हो तो सबसे अंदर इस प्रकार से आपने एक संरचना बनाई थी ना, ये वाला पार्ट इस प्रकार से बनाया था। तो ये वाला पार्ट है, ये जायांग है, आप इसे स्त्री केसर भी बोल सकते हो। समझ रहे हो मेरी बात? तो आप क्या बोलोगे कि जो जायांग होता है वो पुष्प के मादा जनन अंग को प्रतिनिधित्व देता है, या मादा जनन अंग का कार्य करता है, या मादा जनन अंग होता है, या मादा जनन अंग को निरूपित करता है, कैसे भी बोल सकते हो। समझ रहे हो मेरी बात? तो आप क्या बोलोगे कि जो जायांग है, स्त्री केसर है, अंडक है, गुरु बीजाणु परण जो है वो पुष्प के मादा जननांग को
निरूपित करता है या मादा जननांग का प्रतिनिधित्व करता है या मादा जननांग वाला पार्ट होता है। सीधी सी बात है, समझ रहे हो मेरी बात। अब ये जो जायांग वाला जो पार्ट होता है इसको आप अंडक भी बोल सकते हो। अब जो पुष्प होते हैं आवर्तबीजी जो पौधे हैं उनमें जो पुष्प होते हैं उनमें अंडक की संख्या एक भी हो सकती है और अंडक की संख्या एक से ज्यादा भी हो सकती है। अगर अंडक एक है तो अकेला ही रहेगा, अगर अंडक एक से ज्यादा है तो या तो वो अंडक एक जगह जुड़े हुए मिलेंगे या वो अंडक एक अलग अलग मिलेंगे। तो दो कंडीशन बनती है कि अंडक की संख्या अगर 2 से ज्यादा है, अगर अंडक की संख्या 2 से ज्यादा है तो या तो वो अंडक क्या मिलेंगे, स्वतंत्र फॉर्म में मिलेंगे या फिर वो संयुक्त फॉर्म में मिलेंगे। संकलित भी बोल सकते हो, समझ रहे हो मेरी बात। तब हम क्या बोले कि अंडक जो आवर्तबीजी जो पादप होते हैं उनमें अंडक की संख्या अगर 1 से 2 से ज्यादा है या 1 से ज्यादा है तो वो या तो वो अंडक स्वतंत्र फॉर्म में मिलेंगे या फिर वो अंडक क्या मिलेंगे, संयुक्त फॉर्म में मिलेंगे। स्वतंत्र का मतलब ये है कि वो अलग अलग मिले और संयुक्त या संकलित का मतलब है कि वो जुड़े हुए मिले। अगर वो अंडक स्वतंत्र फॉर्म में है तो उसे बोलते हैं वियुक्तांडपी। क्या बोलते हो, वियुक्तांडपी। और अगर वो संयुक्त या संकलित फॉर्म में है तो उसे बोला जाता है संयुक्तांडपी। समझ रहे हो मेरी बात। तो आपसे पूछ लिया जाता है कि वियुक्तांडपी किसे कहते हैं तो आप क्या बोलोगे, 2 से ज्यादा। इसका मतलब है कि अंडक की संख्या क्या है, अधिक है, और अंडक की संख्या अगर अधिक होगी तो उसे बोलते हैं बहुअंडपी। क्या बोलोगे, बहुअंडपी। तो आप बोलोगे बहुअंडपी उसमें यदि अंडक स्वतंत्र अवस्था में है, अलग अलग है, तो उसे बोलते हैं वियुक्तांडपी। अगर वो अंडक है संकलित फॉर्म में है, आपस में जुड़े हुए हैं, एक जगह केंद्रित हैं, तो उस कंडीशन को बोला जाता है संयुक्तांडपी। समझ रहे हो। तो अपन क्या बोलेंगे कि जो आवर्तबीजी जो पादप उनमें अंडक है वो या तो एक होगा या एक से अधिक होगा। अगर अंडक की संख्या 1 है तो वो अकेला रहेगा, अगर अंडक की संख्या 1 से ज्यादा है तो वो या तो वो अंडक के स्वतंत्र फॉर्म में मिलेंगे या फिर वो अंडक क्या होंगे, जुड़े हुए फॉर्म में मिलेंगे। अगर अकेले होंगे तो उस कंडीशन को बोला जाता है वियुक्तांडपी, और अगर वो जुड़े हुए हैं, एक जगह हैं, तो उनको बोला जाता है संयुक्तांडपी। समझ रहे हो मेरी बात। तो आपसे पूछ लिया जाता है कि वियुक्तांडपी किसे कहोगे, तो आप किसे कहोगे कि बहुअंडपी पुष्प में अंडक अगर स्वतंत्र फॉर्म में है तो उसे बोलते हैं वियुक्तांडपी। अगर बहुअंडपी अंडक अगर संकलित रूप में जुड़े हुए हैं तो उसे बोला जाता है संयुक्तांडपी। समझ रहे हो मेरी बात। अब आगे की बात करें तो अगर जायांग या स्त्री केसर वाला जो पार्ट होता है वो 3 पार्ट में डिवाइड होता है, जो ऑलरेडी पहले पढ़ चुके हैं। 3 पार्ट में डिवाइड होता है। एक पार्ट होता है वर्तिकाग्र, एक पार्ट तो अपना होता है वर्तिकाग्र, एक पार्ट होता है वर्तिका, और एक जो पार्ट होता है अंडाशय। और अंडाशय के अंदर क्या पाए जाते हैं, बीजाणु। इस प्रकार लगे हुए हैं इसमें। समझ रहे हो मेरी बात। अब देखो ध्यान से कि जो स्त्री केसर वाला जो पार्ट है वो 3 पार्ट में डिवाइड होता है। अब देखो प्रत्येक पार्ट को अपन पढ़े तो अपन क्या बोलेंगे कि स्त्री केसर का जो ऊपर वाला जो पार्ट होता है, जो एक फूली हुई संरचना के समान है, जो वर्तिका के ऊपर का भाग है, उसे वर्तिकाग्र बोलते हैं। क्या बोलते हो, वर्तिकाग्र। तो जैसा आपको नजर आ रहा है वैसा का वैसा बता सकते हो कि ये क्या है, स्त्री केसर का सबसे ऊपर का फुला हुआ पार्ट है, ये वर्तिका के ऊपर का भाग होता है, और ये जो वर्तिकाग्र वाला भाग है यही परागण आके गिरते हैं, यही तो गिरते हैं, यही अंकुरण होता है। तो अपन बोल सकते हैं कि इसी भाग में परागण की क्रिया संपन्न होती है। क्या बोलोगे कि इसी भाग में परागण की क्रिया क्या होती है,
संपन्न होती है और पराग कणों का यहीं पर क्या होता है, अंकुरण होता है। समझ रहे हो मेरी बात कि इसी भाग में परागण की क्रिया होती है और इसी भाग में पराग कणों का क्या होता है, अंकुरण होता है। इतना बता सकते हो। अब देखो नीचे वाले पार्ट की बात करें तो जैसा आपको नजर आ रहा है वैसा तो वैसा समझो कि ये वर्तिका के नीचे का पार्ट है, ये एक नलिकाकार पार्ट है या एक डंठल के समान संरचना है। ये वर्तिकाग्र और अंडाशय के बीच में पाया जाता है। अब देखो और अगर पॉइंट अपन निकालना चाहे, अगर वर्तिकाग्र को यहाँ से कट कर दिया जाए और अंडाशय को अगर यहाँ से कट कर दिया जाए तो क्या वर्तिकाग्र अंडाशय से जुड़ पाएगी, नहीं जुड़ पाएगी ना। इसका मतलब है कि ये वर्तिकाग्र को अंडाशय से जोड़ता है। कौन जोड़ता है, वर्तिका। तो अपन क्या बोले कि वर्तिकाग्र के नीचे का पार्ट है, अंडाशय के ऊपर का पार्ट है। ये एक नलिकाकार संरचना है या डंठल के समान संरचना है जो वर्तिकाग्र और अंडाशय को जोड़ने का काम कर रहा है। अब देखो कि यहाँ पर जो अंकुरण हुआ था, जो पराग नली निकली थी, वो पराग नली इसी से होकर आगे जाती है। अगर ये वर्तिका नहीं होती तो पराग नली अंडाशय तक पहुंच पाती क्या, नहीं पहुंच पाती। इसका मतलब पराग जो नलिका है उसको ये क्या दे रहा है, माध्यम दे रहा है कि इसके द्वारा वो यहाँ पहुंचे। इसका मतलब पराग जो नली है उसको क्या देता है, ये माध्यम प्रदान करता है। कौन करता है, वर्तिका। अब देखो अगर नीचे के पार्ट की बात करें तो ये नीचे का फूला हुआ पार्ट क्या कहलाता है, अंडाशय कहलाता है। तो अपन क्या बोले कि वर्तिका के नीचे का फूला हुआ भाग वह अंडाशय कहलाता है और अंडाशय होता है वो किसके साथ जुड़ा हुआ है, पुष्पासन के साथ जुड़ा हुआ है। अब देखो अंडाशय की अगर बात करें तो अंडाशय में भी अंदर की ओर जाएंगे तो अंडाशय के अंदर की ओर पाई जाती है गर्भाशयी गुहा। क्या पाई जाएगी, गर्भाशयी गुहा पाई जाती है। और अगर गर्भाशय गुहा से भी और आगे अंदर की ओर जाए तो गर्भाशय गुहा के अंदर पाई जाती है अपरा। क्या पाई जाएगी, अपरा। और इसी अपरा के साथ यहाँ पर ये क्या लगे हुए हैं, बीजांड लगा हुआ है। इसी अपरा के साथ जुड़ा हुआ है बीजांड। तो अपन क्या बोले कि नीचे का फूला हुआ पार्ट अंडाशय है जो पुष्पासन से जुड़ा हुआ है। अंडाशय के अंदर गर्भाशय गुहा होती है और गर्भाशय गुहा के भी अंदर जाएंगे तो वहां पाई जाती है अपरा। और अपरा की भी बात करें तो अपरा किसका निर्माण करती है, बीजांड का। इसका निर्माण करेगी, बीजांड का निर्माण करती है। और बीजांड से बीज बनता है और अंडाशय से फल बनता है। समझ रहे हो मेरी बात। अब अगर बीजांड की बात करें तो बीजांड फिर आगे किससे जुड़ा होता है कि बीजांड है वो अगर आधार की बात करें तो पुष्प की बात करें तो पुष्पासन और बीजांड की बात करें तो बीजांड सन बोल सकते हो। क्या बोल सकते हो, बीजांड सन। अगर पुष्प में पुष्प वरंत होता है तो बीजांड में बीजांड वरंत होता है। तो बीजांड वरंतिया के द्वारा जुड़ा रहता है। समझ रहे हो मेरी बात, कौन, बीजांड। तो ये आपका जायंग स्त्री केसर वाला पार्ट क्या हो गया, कंप्लीट हो गया। ये कौन सा पार्ट है, मादा जनन का पार्ट है। एक बार मैं इसे पुनः रिपीट कर देता हूँ 2 मिनट के लिए। तो देखो अपन ने क्या पढ़ा कि जायंग है, स्त्री केसर है, अंडक है या गुरु बीजाणु परण है, ये सब एक ही होते हैं। अब देखो इसकी बात करें तो ये क्या है, ये जो पुष्प होता है ये पुष्प का मादा वाला पार्ट होता है। ये क्या है, मादा जनांग वाला भाग होता है। मादा जनांग वाला भाग होने जायंग स्त्री केसर। अगर इसकी बात करें तो मादा जनांग का ये प्रतिनिधित्व कर रहा है। इसके अंदर क्या होंगे, अंडक होंगे। अंडक की संख्या देखें तो अगर आवर्त बीजी पादप अपन पढ़ रहे हैं तो उनमें अंडक की संख्या 1 से अधिक होगी। अगर 1 से अधिक होगी तो वो 2 कंडीशन होंगी, या तो वो स्वतंत्र अवस्था में मिलेंगे या फिर संकलित अवस्था में मिलेंगे। अगर वो अंडक स्वतंत्र अवस्था में मिल रहे हैं तो उस अवस्था को बोलते हैं वियुक्तांडपी।
अगर वो अंडक संकलित अवस्था में मिलते हैं तो उसे बोलते हैं संयुक्तांडवी। अगर स्त्री केसर की संरचना की बात करें तो इसके 3 पार्ट होते हैं। ऊपर का खुला हुआ पार्ट जो वर्तिका के ऊपर होता है उसे बोलते हैं वर्ती कागर बोलते हैं। क्या बोलते हैं? वर्ती कागर। इसी भाग में परागण की क्रिया होती है और पराग कणों का अंकुरण होता है। अगर इसके नीचे की बात करें तो इसके नीचे का पार्ट होता है वर्तिका। तो अपन क्या बोले कि वर्तिका के नीचे का पार्ट वर्तिका है जो अंडाशय और वर्तिका को जोड़ने का काम कर रहा है। एक नलिकाकार संरचना या डंठल के समान संरचना है। अगर और बात करें तो जो अंकुरण के दौरान जो पराग नली निकल रही थी वो पराग नली इसी से होकर अंडाशय में जाएगी, बीजांड तक पहुंचेगी। इसका मतलब ये क्या करता है? पराग नली को माध्यम प्रदान करता है। अगर आगे की बात करें तो नीचे का सबसे नीचे वाला पार्ट होता है उसे बोलते हैं अंडाशय। अंडाशय की बात करें तो सबसे नीचे का फूला हुआ पार्ट है, ये वर्तिका के नीचे का भाग होता है। ये वर्तिका के नीचे का भाग है, फूला हुआ पार्ट होता है। ये जो अंडाशय होता है, अंडाशय के अंदर पाई जाती है गर्भाशयी गुहा। और ये जो गर्भाशय गुहा होती है ये अंदर अपरा से जुड़ी होगी और जो अपरा होती है वो क्या करती है? बीजांड का निर्माण करती है। और तो जो बीजांड होता है वो बीजांड ग्रंथ के द्वारा जुड़ा रहता है। अब अपने को पढ़ना है बीजांड। बीजांड की बात हो रही। अब देखो इसके अंदर बाहर वाला पार्ट पढ़ लिया, ये वाला बाहर वाला पार्ट पढ़ लिया, ये पढ़ लिया, अंडाशय पढ़ लिया। अब अंडाशय के भी अंदर क्या है? बीजांड है। तो देखो अपन बीजांड के बारे में अगर अपन विस्तार से पढ़े तो देखो बीजांड कैसे होता है। यहाँ तक आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा, मुझे उम्मीद है इसकी। अगर आप वीडियो को अच्छे से सुनते हो, अगर पूरे ध्यान और मनोयोग से पढ़ते हो तो आपको कहीं भी दिक्कत नहीं आएगी। समझ रहे हो मेरी बात? अब देखो आगे का टॉपिक अगर अपन स्टार्ट करें तो आगे का अपना टॉपिक जो होता है वो होता है बीजांड। क्या होता है? बीजांड। तो अपन पढ़ रहे बीजांड की संरचना की स्ट्रक्चर के बारे में पढ़ रहे कि ये होता कैसे है, या इसी को आप गुरु बीजाणु धानी भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? गुरु बीजाणु धानी। और नरजनन अंग में क्या थी? लघु बीजाणु धानी थी वहां पे, और ये गुरु बीजाणु धानी। देखो गुरु बीजाणु धानी और लघु बीजाणु धानी ये वाले पार्ट एक दूसरे से मतलब कुछ से परसेंट तक मिलते जुलते हैं। अब देखो बीजांड की संरचना की बात करें तो स्ट्रक्चर की बात करें तो देखो बीजांड का अगर अपने को डायग्राम देखें तो डायग्राम को देखते ही अपने को समझ में आ जाएगा पूरा का पूरा, अगर आप थोड़ा सा भी ध्यान लगाओगे। देखना जैसे जैसे मैं ये डायग्राम बना रहा हूँ उसके साथ साथ आप भी बनाते जाइएगा ताकि आपको डायग्राम अच्छे से समझ में आ जाए। और डायग्राम की जब तक आप अभ्यास नहीं करोगे, बार बार प्रैक्टिस नहीं करोगे तो आपको एग्जाम में नहीं बना पाओगे। समझ रहे हो मेरी बात? इस प्रकार से बना लेंगे। देखो थोड़ा सा ये बीजांड की स्ट्रक्चर होती है, हल्की सी थोड़ी जटिल होती है लेकिन इतनी भी जटिल नहीं होती कि आप सीखना चाहो और आपको समझ में ना आए। समझ रहे हो मेरी बात? इस प्रकार से ये मर्दूता कोशिकाएं होती हैं। इस प्रकार से बना लिया। अब देखो आगे की ओर कैसे बनाओगे। इस प्रकार से बना दिया, एक इधर से बना दिया, एक यहाँ से अध्यावरण और निकाल दिया और एक अध्यावरण यहाँ से और निकाल दिया। साथ साथ बनाते जाइएगा, साथ साथ देखते जाइएगा ताकि आपको बनाने में दिक्कत ना हो कि ये कैसे बन गया। बिल्कुल इजी है, कुछ भी हार्ड नहीं है। अगर आप थोड़ा सा ध्यान से बना लोगे तो कुछ भी हार्ड
नहीं है। अब देखो बात करें कि इसके नामांकन की, इसके नामांकन की बात करें तो ये आपको ये तीन जो कोशिकाएं दिखाई दे रही, अगर आपको डायग्राम समझ में आ गया, बनाना आ गया, तो ये भी आ गया कि इसके स्ट्रक्चर कैसी है। अब देखो ये तीन जो कोशिकाएं ऊपर दिखाई दे रही हैं, ये जो तीन कोशिकाएं आपको ऊपर की ओर दिखाई दे रही, इनको बोलते हैं प्रतिध्रुवीय कोशिकाएं। क्या बोलते हो? प्रतिध्रुवीय कोशिकाएं। इसलिए होता है द्विगुणित केंद्र, द्विगुणित केंद्र। अगर इनकी बात करें तो नीचे होती है दो कोशिकाएं, इनको बोलते हैं सहायक कोशिकाएं। समझ रहे हो मेरी बात? इनको बोलते हैं सहायक कोशिकाएं, और ये जो ऊपर की जो कोशिका है इसको बोलते हैं अंड कोशिका। और ये जो बाहर की ओर ये जो आपको लाइनदार वाला पार्ट नजर आ रहा है, इसको बोलते हैं बीजांडकाय। इस भाग को बोला जाता है निभाग। और ये बाहर की ओर जो आपको ये नजर आ रहा है, ये है अध्यावरण। समझ रहे हो मेरी बात? इसको बोलते हैं, ये जो खाली जगह नजर आ रही है बीजांड द्वार, और इस भाग को यहाँ पे जो पार्ट है उसको बोला जाता है नाभिका। क्या बोलते हो? नाभिका बोला जाता है। अब ये डायग्राम आपका कंप्लीट हुआ। अब देखो आगे की बात करें तो देखो ये आपका डायग्राम कंप्लीट हुआ। यहाँ भी लिख सकते हो बीजांडवरण। क्या लिखे अपन? बीजांडवरण। अब ये बीजांड की स्ट्रक्चर बनकर तैयार हो गई। अब इस बीजांड की स्ट्रक्चर को अपन समझें तो देखो ये स्ट्रक्चर बनती कैसे है। तो ये बीजांड की जो स्ट्रक्चर है आपको देखने में कैसी लगेगी कि ये बिल्कुल जटिल स्ट्रक्चर है, हार्ड है, कि अपन समझे कि ये कैसे बनेंगे। इधर से स्टार्ट है या फिर ये इधर से चालू हो रहा है या फिर इधर से ये कहाँ खत्म हो रहा है। तो अपन क्या बोल सकते हैं कि जो बीजांड जो होता है उसकी संरचना होती है, स्ट्रक्चर होती है, वो जटिल होती है। अगर अपन ध्यान से इसको हल्का सा देखें तो अपने को राउंड शेप में नजर आ रही है, तो अपन बोल सकते हैं ये लगभग गोलाकार संरचना होती है, जटिल संरचना होती है। अगर इसकी बात करें, देखो इसको बोलते हैं भ्रूणकोश। अगर इसकी अपन बात करें तो देखो यहां से स्टार्ट करें कि बीजांड जो होता है उसके जो अंदर का पार्ट जो होता है वो मर्दूतक कोशिकाओं से बना हुआ है। इस मर्दूतक कोशिका वाले पार्ट को, इस पार्ट को बोला जाता है बीजांडकाय। इस भाग पार्ट को बोला जाता है बीजांडकाय। तो अपन क्या बोलेंगे कि बीजांड की जो आंतरिक जो संरचना होती है उस संरचना में एक गोलाकार पार्ट होता है जो मर्दूतक कोशिकाओं से बना होता है। इस भाग को बोला जाता है बीजांडकाय। जो बीजांडकाय वाला भाग है, इसके ये जो पार्ट है इसके अंदर देखो ये आपको ये दिखाई दे रहा है इस प्रकार से, इसको बोलते हैं भ्रूणकोश। तब अपन बोलेंगे कि बीजांडकाय के अंदर की ओर होता है भ्रूणकोश पाया जाता है। क्या पाया जाता है? भ्रूणकोश पाया जाता है। अब जो बीजांड जो काय है, इस बीजांडकाय के बाहर की ओर देखो, एक तो ये आपको आवरण नजर आ रहा है इस प्रकार से, एक आवरण ये नजर आ रहा है इस प्रकार से। इस पार्ट को बोलते हैं अध्यावरण। क्या बोलते हैं? अध्यावरण। तो अपन बोल सकते हैं कि बीजांडकाय के बाहर की ओर अध्यावरण पाए जाते हैं। अब ये जो अध्यावरण है, ये अध्यावरण एक भी हो सकता है, ये अध्यावरण दो भी हो सकता है, या फिर कुछ पौधों में ये अध्यावरण होता भी नहीं है कि ये अध्यावरण की संख्या पौधे में एक भी हो सकती है, दो भी हो सकती है, या फिर होता ही नहीं है। अगर किसी भी पौधे के पुष्प में अगर अध्यावरण की संख्या एक है तो उसे बोलते हैं एक अध्यावरणी। क्या बोलते हैं? एक अध्यावरणी। अगर अध्यावरण की संख्या 2 है तो आप इसको आप बोल सकते हो द्विअध्यावरणी। और अगर अध्यावरण है ही नहीं, प्रेजेंट ही नहीं है, तो उसे बोलते हैं अध्यावरण रहित।
क्या बोल सकते हैं, अध्यावरण रहित। समझ रहे हो मेरी बात। तो मैंने क्या बताया कि सबसे अंदर गोलाकार पार्ट जो मर्दुका कोशिकाओं से बना हुआ है उसे बोलते हैं बीजांडकाय। बीजांडकाय के बाहर की ओर क्या पाए जाते हैं, आवरण पाए जाते हैं। इन आवरणों को बोला जाता है अध्यावरण। अगर अध्यावरण की संख्या 1 है तो उसे बोलेंगे एक अध्यावरणी। अगर अध्यावरण की संख्या 2 है तो आप बोलोगे द्विअध्यावरणी। अगर अध्यावरण है ही नहीं तो उसे बोलेंगे अपन अध्यावरण रहित। समझ रहे हो मेरी बात। अगर बीजांडकाय की बात करें तो बीजांडकाय के अंदर की ओर जो पार्ट होता है गोलाकार स्ट्रक्चर होती है उसे बोला जाता है बोरण कोष बोला जाता है। क्या बोलते हैं अपन, बोरण कोष बोलते हैं। और जो बोरण जो कोष होता है उस बोरण कोष में देखो ये वाला पार्ट है बाहर की ओर, जो बीजांडकाय का ये वाला पार्ट है, यहाँ पर कोई आवरण नहीं है। जहाँ आवरण नहीं होता है उस बात को बोला जाता है बीजांड द्वार। कि बीजांड का ये क्या है, द्वार है, रास्ता है, दरवाजा है, तो बीजांड द्वार। समझ रहे हो मेरी बात। इस बीजांड द्वार की ओर जो 3 कोशिकाएं हैं भ्रूण कोष में, उनमें नीचे की 2 कोशिकाएं हैं ये, इनको बोला जाता है सहायक कोशिका। और सहायक कोशिका के ऊपर एक कोशिका होती है उसे बोला जाता है अंड कोशिका। अगर ऊपर की बात करें तो देखो ये वाला पार्ट है निभाग। तो अपन बोले कि भ्रूण कोष के निभाग की ओर जो पार्ट है वहां पर भी 3 कोशिकाएं होती हैं और इनको बोला जाता है पार्थिध्रुवीय कोशिकाएं बोला जाता है। इनको बोला जाता है पार्थिध्रुवीय कोशिकाएं। और जो बोरण जो कोष है इसका बिल्कुल जो सेंटर पॉइंट होता है वहां पर क्या होता है, द्विगुणित केंद्रक होता है। केंद्रक 2 होंगे, कोशिका 1 होगी, तो उसे आप बोलोगे द्विगुणित केंद्रक। अगर भ्रूण कोष में कुल कोशिकाओं की संख्या की बात करें तो 3 कोशिकाएं यहाँ पर हैं, 3 कोशिकाएं यहाँ पर है, 1 कोशिका यहाँ पर। टोटल कितनी कोशिकाएं होती है, 7 कोशिकाएं होती है। लेकिन यहीं से क्वेश्चन बनता है कि अगुणित कोशिकाओं की संख्या कितनी होती है। अपने को क्या पूछे कि अगुणित कोशिकाओं की संख्या कितनी होती है, तो ये वाली तो द्विगुणित है, इसको तो हटा दोगे, बाकी कितनी बच गई, 6। तो अगुणित कोशिकाओं की संख्या होती है 6। और आपसे कुल नंबर पूछे तो आप कितना बताओगे, 7 बताओगे। तो ये आपका भ्रूण कोष कंप्लीट हुआ। अगर भ्रूण कोष की बात करें तो भ्रूण कोष के देखो जो ऊपर का जो पार्ट है इस पार्ट को बोला जाता है निभाग। और ये जो निभाग वाला पार्ट होता है, ये निभाग वाला पार्ट ही क्या करता है, ये अध्यावरण का निर्माण करता है। ये जो बाहर का जो आवरण है ये निभाग से ही बनता है। अगर निभाग को आगे की ओर बढ़ाओगे तो आपको नजर आ रही है नाभिका, ये वाला पार्ट नाभिका है और नाभिका से नीचे का पार्ट अपना होता है बीजांड वरंत। ये जो बीजांड वरंत है इसके नीचे होती है अपरा और ये अपरा से जुड़ा हुआ है और बीजांड वरंत ऊपर जुड़ा हुआ है नाभिका से। तो अपन बोल सकते हैं कि जो नाभिका जो है वो बीजांड वरंत तो इधर नजर आ रहा है और ये वाला पार्ट आपको बीजांड नजर आ रहा है। इसका मतलब बीजांड और जो आपका बीजांड वरंत है उन दोनों पार्टों को जोड़ने वाला पार्ट होता है नाभिका। तो अपन क्या बोले कि नाभिका का कार्य क्या है कि बीजांड और बीजांड वरंत को आपस में जोड़ने का काम करता है नाभिका। तो ये अपने बीजांड की संरचना हुई कंप्लीट। ओके बाय।